हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल हमने आपको थोड़ा सा आवेश के बारे में बताया था कि आवेश के प्रकार बताए थे, आवेश कैसे उत्पन्न होता है उसके बारे में बताया। आज का हमारा जो लेक्चर होगा उससे आगे होगा, लास्ट लेक्चर से आगे आगे हमारा क्या है कि आवेशों के मूलभूत गुण क्या है, आवेश क्या क्या गुण रखता है। सबसे पहला आवेश हमने बताया पहले आपको कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेशों के प्रकार हमने बताए, आवेशों के प्रकार फर्स्ट में होता है धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश, और सेकेंडली दूसरा था हमारा ऋणात्मक आवेश, नेगेटिव चार्ज, ऋणात्मक आवेश। इसका हमें कैसे मालूम हुआ कि हमारा कौन सा धनात्मक होता है कौन सा ऋणात्मक होता है। उसके लिए सबसे पहले जब बताया था कि एक्सपेरिमेंट किया गया, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा गया, आबनूस की छड़ को बिल्ली से रगड़ा गया, बिल्ली की खाल से रगड़ा गया। तो क्या होता है जब हम एक जैसी छड़ों को अपने एक साथ लाते हैं, एक जैसी छड़ों को पास पास लाए, एक छड़ है दूसरी छड़ ये है, सपोज करो कांच की छड़ है ये हमारी, ये भी हमारी कांच की छड़ है। तो हमने देखा कि ये दोनों एक दूसरे से दूर हटती हैं, यानी कि एक दूसरे से दूर भाग जाती हैं, ये इधर को भाग गई और ये इधर को भाग गई। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों पर सेम चीज थी। उसके बाद में हमने एक कांच की छड़ को, और दूसरा ये हमारा कांच की छड़ थी, ठीक है, दूसरी हमारी आबनूस की छड़ है, इसको हमने बिल्ली की खाल से रगड़ा था, आबनूस की छड़ को। तो जब हम इसके पास लाए तो दोनों ये एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होती है, एक दूसरे के पास आ जाती हैं। तो इट मींस क्या हुआ कि अगर हमारी अलग अलग है, दोनों अलग अलग थी, तो इसका मतलब दोनों पर ये अलग अलग चार्ज था। तो ये जो हमने देखा गया, तो ये इसमें कांच की छड़ पर पॉजिटिव चार्ज आता है, इसकी छड़ पर पॉजिटिव चार्ज आता है, इसकी छड़ पॉजिटिव और इसकी छड़ पर नेगेटिव आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पॉजिटिव थे वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। सेकेंडली जो हमारे पॉजिटिव नेगेटिव थे वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। थर्डली बात क्या है कि अगर हम दोनों आबनूस की छड़ लें, यानी कि नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज की सेकेंडली दूसरी छड़ को हम ले लटकाएं इस पर नेगेटिव चार्ज की, तो क्या होता है हमारे नेगेटिव नेगेटिव ये भी एक दूसरे को फिर दूर हटाते हैं, ये हमारा इधर भागता है और ये हमारा इधर भागता है, एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे आवेश हैं, जो समान प्रकार के आवेश हैं, इनके सजातीय आवेश है, इक्वल चार्जेज हैं, प्लस प्लस इक्वल चार्जेज, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और जो हमारे दूसरे चार्ज हैं प्लस और माइनस, ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि समान आवेश पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये आप पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद दूसरा गुण था इसके आवेशों की योज्यता। योज्यता क्या है, एडिशन कैसे करते हैं आवेशों का। आवेशों में क्या है, कई सारे अगर हम कई आवेश ले, अलग अलग पदार्थ है हमारे पास, एक ये सपोज करो Q1 है, ये हमारा Q2 है, ये हमारा Q3 है। समझ लो ये हमारा प्लस का आवेश है, ये हमारा माइनस का है, ये प्लस का है, ठीक है। इसी तरह और बहुत सारे चार्जेस हमारे हो सकते हैं, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9 और एंड तक कुछ भी हमारे बहुत सारे चार्ज हो सकते हैं। अब अगर हम इनको जोड़ें, सभी का चार्ज सम करें, तो ये सम क्या होता है, टोटल हमारा चार्ज Q बराबर होता है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यानी कि माइनस का है तो इसलिए Q1 माइनस Q2 हो जाएगा, प्लस Q3 प्लस ये हो जाएगा हमारा। तो इसका मतलब ये एल्जेब्रिक सम होता है। क्या होता है, ये एल्जेब्रिक सम होता है। फॉर एग्जांपल मैं इस तरह आपको समझाना चाहूंगा। सपोज करो एक हमारा आवेश Q1 बराबर हमारा 2 कूलम है, एक दूसरे कण पर हमारा आवेश Q2 बराबर -4 कूलम है, और एक तीसरा हमारा Q3 बराबर ये हमारा आवेश जो है ये हमारा 5 कूलम है। अब हम इस पर परिणामी आवेश देखें, ये अलग अलग कण हो गए, ये आवेश देखें, अगर हम इस परिणामी आवेश देखें तो परिणामी आवेश Q बराबर हमारा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, दैट इज Q1 2 माइक्रो कूलम -4 प्लस 5 प्लस 4 7, और 7 में से 4 3 कूलम ये आता है। तो हम कैसे करेंगे, यानी कि आवेशों को हम एल्जेब्रिक सम लेते हैं, ना कि हम सीधा सीधा सम लेंगे, बल्कि कैसे लेंगे, हम ये लेते हैं एल्जेब्रिक सम। तो ये होता है हमारा आवेशों का योज्यता, अर्थात सिग्मा Q बराबर परिणामी आवेश यानी Q1 प्लस Q2, जो प्लस का होगा तो प्लस का जोड़ेंगे, माइनस का होगा तो माइनस का हम जोड़ देते हैं। तीसरी चीज आती है आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है, क्वांटीकरण किससे कहते हैं।
देखो आवेश जो है किसी भी पदार्थ पर जो आवेश है वो आवेश हमने जैसा कल बताया था आपको कि आवेश जो होता है वो हमारा जो ई आवेश होता है जिसे मूल आवेश कहते हैं उसका दुगना होगा, तिगना होगा, चौगुना होगा। यानी कि किसी भी पदार्थ पर आवेश Q बराबर n e होता है और E जो है हमारा ये मूल आवेश कहलाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है क्योंकि किसी भी पदार्थ से एक इलेक्ट्रॉन जा सकता है या एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है, दो जा सकते हैं या दो आ सकते हैं या तीन जा सकते हैं या तीन आ सकते हैं या मल्टीपल में जा सकते हैं। यानी कि आधा इलेक्ट्रॉन्स या तिहाई इलेक्ट्रॉन्स ये नहीं हो सकता, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को हम विभाजित नहीं कर सकते, इसलिए उसके आवेश को भी विभाजित नहीं किया जा सकता और इसका आवेश जो होता है मूल आवेश कहलाता है। और इसकी वैल्यू भी हमने बताई थी, E की वैल्यू कितनी थी? E बराबर 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अतः किसी भी पदार्थ पर जो आवेश हो सकता है कितना हो सकता है? वो 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम का ही गुना हो सकता है। यानी कि सपोज करो मान कोई पदार्थ है उस पर आवेश भले उससे 50 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है? 50। उससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन 50 यानी कि 50 इलेक्ट्रॉन उससे जाते हैं, तो अब उस पर आवेश कितना हो सकता है? कितना होगा? अब पहले भी उसकी प्रकृति देखें कि प्रकृति क्या होती है। हमने कल आपको बताया था अगर कोई पदार्थ आवेश इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसकी प्रकृति नेगेटिव होती है, यानी कि उस पर ऋणात्मक आवेश होता है, प्रकृति उसकी ऋणात्मक होती है। और अगर वो पदार्थ इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन की कमी उस पर हो जाती है तो उसकी प्रकृति धनात्मक होती है। तो अब सपोज एक पदार्थ है जिसने 50 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, जब 50 इलेक्ट्रॉन लेगा तो अब बताइए कितना आवेश हो सकता है उस पर? यानी कि उसका 50 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऋणात्मक आवेश हो सकता है। अब हम आवेश की मात्रा निकालें तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारी n बराबर होती है 50 और मूल आवेश हमारा क्या होता है? मूल आवेश ये हमारा E बराबर ये होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो अब अगर हम आवेश की बात करें तो आवेश Q बराबर कितना होगा? Ne। तो n का मतलब 50 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 मल्टीप्लाई करेंगे ये जाएगा 16 0 गुणा 10 की पावर माइनस 19 यानी कि 1 इंटू 10 की पावर माइनस 18 कूलम। और इसकी प्रकृति कैसी होगी? इसकी प्रकृति ऋणात्मक होगी। ऋणात्मक का मतलब क्यों? क्योंकि उसने आवेश इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण किया है। और ये आवेश जो है ये हमारा मूल आवेश कहलाता है, प्राइमरी आवेश कहलाता है, इसी को हम आवेश क्वांटीकरण भी कहते हैं। ये आवेशों का हमारा क्वांटीकरण कहलाता है। तो किसी भी पदार्थ पर जो आवेश की मात्रा है वो Q बराबर प्लस माइनस Ne के बराबर हो सकती है, जहां E का मान 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम और N इज इक्वल टू हो सकता है 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है N का मान। इस तरह हम ये आवेश किसी पदार्थ पर निकाल सकते हैं। इसके बाद इस आवेश कूलम का स्थिर वैद्युत बलों के लिए कूलम का नियम क्या है? नेक्स्ट वी विल डिस्कस कूलम का नियम। कूलम का नियम, कूलम ने क्या नियम दिया? कूलम्स लॉ इसको हम कहते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं कूलम्स के नियम के बारे में। आपने चीज पढ़ी अभी कि आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। अगर हम आवेशों को पास पास रखें या तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। आकर्षित कब करते हैं? जब दोनों विपरीत आवेश हों। और जब प्रतिकर्षित कब करते हैं? जब दोनों सेम आवेश हों, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो। अब मैंने सपोज करो ये दो आवेश मान ली, एक हमारा ये आवेश Q1 है और एक आवेश हमारा Q2। ये दो बिंदुओं पर स्थित है, एक A पर और एक B पर, दो बिंदुओं पर स्थित है। यहां इनके बीच की दूरी R है। अभी ये हमें मालूम नहीं कि Q1 ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, Q2 पॉजिटिव या नेगेटिव है। तो हम कंसीडर करेंगे कि इन दोनों के बीच में दोनों बल लग सकते हैं, आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। अगर दोनों प्लस के तो प्रतिकर्षण, एक प्लस माइनस हो तो आकर्षण बल होगा। तो अब हम इसका परिमाण निकालेंगे, आखिर बल होता कितना है, ये कितना बल होगा, ये किस पर डिपेंड करता है? तो ये बल जो है दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल पर डिपेंड करता है, यानी कि दोनों Q1 और Q2 के गुणनफल पर निर्भर करता है। दूसरा, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये कूलम ने बताया। तो क्या पहला क्या नियम दिया
कि आवेश जो है दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात F प्रोपोर्शनल टू Q1 इनटू Q2। दूसरी बात ये बताई कि F प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर, यानी कि इनके बीच की दूरी के वर्ग के अनुपाती होता है। अब इसकी तीसरी चीज होती है दिशा, डायरेक्शन किधर होगी। अब डायरेक्शन दोनों को मिलाने वाली, ये दोनों को मिलाने वाली रेखा है, इन दोनों मिलाने वाली रेखा की सीध में होगी। अगर प्रतिकर्षण है तो ऐसे होगी, आकर्षण है तो ऐसे होगी। ये दोनों अब इन दोनों नियमों को अगर हम मिला दें एक जगह, पहला नियम और दूसरा नियम, तो मिलाने पर क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, F इज इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इस कांस्टेंट का मान होता है, कांस्टेंट K बराबर होता है K इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा ये फार्मूला क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहां पर ये आया एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं निर्वात की वैद्युशीलता। एप्सिलॉन नॉट क्या कहलाता है, निर्वात की वैद्युशीलता। ये कांस्टेंट होता है जिसे हम निर्वात की वैद्युशीलता कहते हैं। इसका मान कितना होता है, पहले हम 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान लिखिए। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलोम स्क्वायर। कूलोम स्क्वायर ये इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलोम स्क्वायर, ये इसका 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। अगर ये मान हम इसमें रख दें समीकरण में, तो फिर क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू, इसकी जगह हम रखेंगे 9 गुणा 10 की पावर 9, 9 गुणा 10 की पावर 9 Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला हो गया, F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये कूलोम बल कहलाता है। अब यहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युशीलता, इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 गुणा 10 की पावर -12। मात्रा क्या होगा इसका, कूलोम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलोम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब हमें जरूरत पड़ती है इसके विमीय सूत्र की, एप्सिलॉन नॉट का। एप्सिलॉन का विमीय सूत्र हम कैसे निकालेंगे, अब देखिए हम बता दें आपको, एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र। तो हम यहां पर हम देखेंगे कि इसके मात्रक में क्या क्या चीज है। यहां पर कूलोम है, यहां पर न्यूटन है, यहां पर मीटर स्क्वायर है। हम इनके विमीय सूत्र रख देंगे। कूलोम का होता है A T की पावर 2, यहां न्यूटन का रखेंगे M L T की पावर -2 और इसका रखेंगे L की पावर 2। अब इसको सोल्व करेंगे, यहां पर m की पावर -1 हो जाएगी, ऊपर जाके यहाँ 1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगी, 1 और 2 3, l की पावर -3, t की पावर या 2 यहां पर और ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएंगे, 2 और 2 4 हो जाएगा और a की पावर 2। ये इसका विमीय सूत्र होता है। अब दूसरी चीज आती है कि अगर हम इनके बीच में जो हमारा आवेश है, इनके बीच में कोई माध्यम रख दें, तब इसकी वैल्यू क्या चेंज हो जाती है, बल हमारा चेंज होता है कि नहीं होता है, उसकी वैल्यू चेंज होता है। कोई भी हम चीज रख दें, तेल है और लकड़ी है या कोई भी हम पदार्थ रख दें इसके बीच में, तो इसका मान परिवर्तन हो जाता है। अब सपोज करो एक हमने माध्यम रखा इनके बीच में जिसका परावर्तन K है, परावर्तन K, एक ऐसा माध्यम जिसका परावर्तन K है। आवेशों के मध्य आवेशों के मध्य माध्यम हमने रखा जिसका परावर्तन K, मध्य माध्यम रखा परावर्तन K का। अब क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, तो हो जाएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब यहां पर हमारा एप्सिलॉन नॉट K हो गया, क्या हुआ ये, एप्सिलॉन नॉट K। अब हम एप्सिलॉन नॉट K को इसकी जगह रख देते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है, ये जो माध्यम है इसकी वैद्युशीलता कहलाती है। एप्सिलॉन को हम कहते हैं माध्यम की वैद्युशीलता, माध्यम की
वैद्युतशीलता हम कहते हैं इसको। ये कहलाती है हमारे माध्यम की वैद्युतशीलता। अब यहाँ हम K बराबर निकालें तो K बराबर हो जाता है हमारा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ आप देख रहे हैं परावर्तकांक की हम परिभाषा हम दे सकते हैं आसानी से। यहाँ पर कैसे दे सकते हैं, ये हमारा एप्सिलॉन है और ये हमारा एप्सिलॉन नॉट है। एप्सिलॉन मींस माध्यम की वैद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट मींस निर्वात की वैद्युतशीलता। अब यहाँ देख रहे हैं दोनों की रेशो है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ डेफिनेशन क्रिएट होती है पदार्थ की कि माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता, इसके अनुपात को हम उसका परावर्तकांक कहते हैं। अब अगर हम निर्वात की बात करें तो निर्वात के लिए एप्सिलॉन एप्सिलॉन तो बराबर हो जाएंगे, तो यहां से भागोगे 1 आ जाएगा। तो निर्वात के लिए K इज इक्वल टू हो जाता है हमारा 1। निर्वात के लिए K बराबर 1 होता है। और माध्यम अगर हमारा है तो एप्सिलॉन का मान एप्सिलॉन से अधिक होता है। तो किसी भी माध्यम के लिए K का मान जो होता है हमेशा 1 से बड़ा होता है। K का मान 1 से बड़ा होता है। तो ये होता है हमारा कूलोम का नियम का महत्व। ये कूलोम का नियम हमने ये आपको कराया।